नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष एक क्लेम के विषय में जो इंश्योर्ड ने मुझसे बातचीत की उस अनुभव को, उस विषय को साझा करूंगा। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक महिला का फ़ोन आया और यह उनकी गाड़ी के क्लेम के विषय में था। ये महिला दिल्ली से फ़ोन कर रही थी और इनका होंडा एक्टिवा स्कूटी का क्लेम था। इनका बीमा एक निजी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनी से था। इन्होंने बताया कि इनकी स्कूटी की जो IDV है वो लगभग 36,000 रुपये 36,000 है और ये लगभग 4 साल पुरानी होंडा एक्टिवा स्कूटी है। अब आजकल इस स्कूटी की कीमत लगभग 1 लाख रुपए के आसपास है और नॉट अगर हम चेक करते हैं लगभग 1 लाख रुपए के आसपास की होंडा एक्टिवा स्कूटी आती है। इनका कहना था अभी कुछ दिन पूर्व इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। ये एक डीलर वर्कशॉप पे अपनी होंडा एक्टिवा को लेके गई। उसने गाड़ी की वैल्यूज़ के आसपास या उससे ज़्यादा का रिपेयर एस्टीमेट बनाया। इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम इंटीमेट किया गया। इंश्योरेंस कंपनी ने, इनका कहना था कि शायद एक अप्रूव्ड सर्वेयर जिन्होंने सर्वे किया वो अपने को IRDA अप्रूव्ड सर्वेयर बता रहे थे, तो बीमा कंपनी ने एक अप्रूव्ड सर्वेयर को अपॉइंट किया। वैसे 50 इस प्रकार के क्लेम में 50,000 से ज़्यादा के मोटर OD क्लेम केस के लिए अप्रूव्ड सर्वेयर की कंपलसरी सर्वे रिपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो ये 36,000 था, लेकिन इससे कम में भी वो बीमा कंपनी के ऊपर है। उन्होंने इसमें एक अप्रूव्ड सर्वे अपॉइंट किया। उन्होंने सर्वे किया साहब। कुछ दिन बाद बीमा कंपनी ने कहा साहब आपकी गाड़ी का क्लेम टोटल लॉस बेसिस पे सेटल होगा और ये कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम है और आपको गाड़ी की RC बीमा कंपनी को देनी होगी, RC सहित, और ये सालवे बीमा कंपनी आपको 36,000 का पेमेंट कर देगी। ये इनको अपनी स्कूटी से लगाव था और ये टोटल लॉस बेसिस क्लेम सेटलमेंट नहीं चाहती थी। इनको मालूम था कि अभी नई स्कूटी लेने जाऊंगी तो 1 लाख रुपए खर्च करना होगा। इनकी स्कूटी बहुत कम चली हुई थी, तो वो लगभग नई जैसी थी, वेल मेंटेन थी। ये इससे सहमत नहीं थी। इन्होंने वर्कशॉप है उसके रिप्रेजेंटेटिव से मिली, उनसे कहा भाई ये एस्टीमेट कम करो। उन्होंने एक नया एस्टीमेट बनाया, तो ये एस्टीमेट जो दोबारा बना के फिर बीमा कंपनी को दिया गया, ये भी 75% से ज़्यादा था। अब ये मैडम को तो ज़्यादा नॉलेज थी नहीं कि क्या खर्च है, कौन सा पार्ट है, क्या है। वो वर्कशॉप में उतना सीरियसली इनको नहीं लिया और थोड़ा सा काम करके तब भी वो 75% से ज़्यादा था। बीमा कंपनी ने फिर से वही बात कही, साहब आपका केस टोटल लॉस क्लेम है और ये रिपेयर बेसिस पे सेटल नहीं किया जा सकता, तो आप गाड़ी की RC और ये गाड़ी बीमा कंपनी को दीजिए और 36,000 ले लीजिए। इन्होंने बीमा कंपनी से कहा साहब आप मुझे 75% तक का ही क्लेम दे दीजिए, बाकी जो खर्च होगा वो मैं खुद बियर कर लूँगी। तो मैं 75% तक की क्लेम पार्शियल लॉस बेसिस, रिपेयर बेसिस के लिए तैयार हूँ। लेकिन बीमा कंपनी एग्री नहीं हुई और ये फिर परेशान, गाड़ी यूं की यूं ही वर्कशॉप में खड़ी, कोई इनकी सुनवाई नहीं, कुछ नहीं। तो इसी संदर्भ में इन्होंने मेरा जो YouTube पे कुछ वीडियो देखे और मुझे मेल की, मेरे कांटेक्ट डिटेल ली और मुझसे फ़ोन पर बातचीत की। तो मैंने इस संदर्भ में इन्हें बहुत सारे, फिर इनको WhatsApp पे बहुत सारे इस किस्म के केस जो जिस तरीके से डील किए गए, अप्रूव्ड सर्वेयर का क्या रोल है और जनरल इंश्योरेंस क्लेम्स के लिए प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर एंड ट्रस्ट गजट नोटिफिकेशन 2017 में क्या गाइडलाइंस तय है, और बहुत सारे नियमों का मैंने इनको शेयर किया।
व्हाट्सएप के थ्रू। इनका फिर मुझको फ़ोन आया, इन्होंने बताया साहब ये एक वर्किंग वूमेन है और ये इतना कुछ पढ़ने के लिए इनके पास समय नहीं है, ये इतना और इनके लिए मुश्किल है, तो कहा ये साहब मुझे कुछ शॉर्ट में हल बताइए। मैंने कहा साहब आपको अगर अन्याय के विरुद्ध, गलत के विरुद्ध लड़ाई लड़नी है तो आपको सही की तो जानकारी होनी चाहिए, और अगर आप नियमों और सही की जानकारी नहीं होगी तो कैसे लड़ पाएंगे। आप पे दो रास्ते हैं, या तो अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़िए या गलत के विरुद्ध, या फिर जो बीमा कंपनी कह रही है उस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए, मान लीजिए, क्योंकि जानकारी होने पे और सही नॉलेज से ही सही तरीके से लड़ाई लड़ी जा सकती है। तो लेकिन फिर भी मैंने कहा ठीक है साहब मैं आपको कुछ बताता हूँ। मैं कि देखिए जैसे आप कह रही हैं 75% तक बीमा कंपनी दे दे और शेष आप दें पैसा, तो ये जो बीमा कंपनी है ये नहीं मानेगी। ये बीमा कंपनी को मेनली अपना फ़ायदा देखना है। ये गाड़ी को आपको टोटल लॉस कर रही हैं आपकी गाड़ी को, और विद आरसी यानी एक साल्वेज के तौर पे गाड़ी को नहीं निपटाने के लिए, साल्वेज डिस्पोजल के नाम पे आपकी गाड़ी को एज ए स्कूटी बेचने के लिए कह रही हैं। तो इस तरीके से करने में इनकी जो नेट लाइबिलिटी है क्लेम सेटलमेंट में, कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस ऑब्लिक टोटल लॉस बेसिस क्लेम सेटलमेंट में, वो पार्शियल लॉस बेसिस के या रिपेयर बेसिस के मुकाबले कम आ रही है। ये आपकी गाड़ी हो सकता 18-20 हज़ार रुपये के एज ए स्कूटी बेच रहे होंगे, जिसमें अगर 18-20 हज़ार की गई तो 16 हज़ार रुपये शेष इनको टोटल लॉस बेसिस में क्लेम सेटलमेंट में आपको देने होंगे। तो बीमा कंपनी की लाइबिलिटी हुई 16 हज़ार रुपये। और अगर ये इस गाड़ी को रिपेयर कराते हैं और सपोज़ कीजिए इनकी 26 हज़ार रुपये का बिल बनता है, 26,050 रुपये या 26,000, 26,500 एक लमसम अमाउंट मान लेते हैं, तो उसमें बीमा कंपनी की रिपेयर बेसिस या पार्शियल लॉस बेसिस में लाइबिलिटी आती है 26,000। तो 26,000 और 16,000 यानी 10,000 रुपये का फ़र्क है। तो इसलिए बीमा कंपनी उस कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस बेसिस को क्लेम सेटलमेंट करने के लिए जोर दे रही। हाँ ये ज़रूर है कि जो बीमा कंपनी कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस ऑब्लिक टोटल लॉस बेसिस क्लेम सेटलमेंट के लिए जोर दे रही है, वो उसमें इलीगल तरीके को अपना रही है। इलीगल तरीका साल्वेज डिस्पोजल के नाम पे आपकी स्कूटी को एज ए स्कूटी आपसे एक अपनी मनपसंद भाषा में एक एफिडेविट लेके, जो कि आपकी जिम्मेदारी तय करते हुए लिया जाएगा, और साल्वेज के नाम पे आपकी स्कूटी को एक गाड़ी के तौर पे बेचा जाएगा, जिसका मिसयूज भी हो सकता है और जो गलत भी है। जब टोटल लॉस बेसिस क्लेम सेटल हो रहा है तो फिर वो गाड़ी के तौर पे नहीं बिकनी चाहिए, फिर वो आरसी कैंसिल होके बिकनी चाहिए। अगर आरसी कैंसिल होके बेचेंगे तो शायद वो 2,500-3,000 की बिकेगी, तो फिर कंपनी की जो नेट लाइबिलिटी है शायद 36,000 माइनस 3,000 यानी कि लगभग 33,000 रुपये के आसपास आएगी। तो इसलिए कंपनी इलीगल तरीका अपना के और ये आपको टोटल लॉस बेसिस क्लेम सेटलमेंट के लिए दबाव दे रही है। तो अगर आपको इससे निपटना है तो मैंने उनको सलाह दी कि आप बता रही हैं कि वर्कशॉप ने जो एस्टीमेट दूसरा दिया वो भी 75% से कुछ ज़्यादा था, तो आपको अपनी गाड़ी 75% से कम में रिपेयर करानी है। तो अगर 75% से कम में रिपेयर होगी, जो 75% ऑफ आईडीवी से कम में रिपेयर होगी, तो ये स्वतः ही एक पार्शियल लॉस क्लेम हो जाएगा। 75% ऑफ आईडीवी से ज़्यादा होने पे कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस ऑब्लिक टोटल लॉस क्लेम होता है। तो आप ये जो वर्कशॉप है आप इस पे जाइए, वहाँ की जो भी मैनेजर हैं उनसे मिलिए, लॉस को ध्यान से समझिए, और चूँकि ये इतना एस्टीमेट है तो हो सकता है कुछ पार्ट ऐसे ज़रूर होंगे जो रिपेयर हो सकते होंगे, जिनको डालने की ज़रूरत, या जो नए मांगे होंगे और उनको आप रिपेयर करा के तो ये मैनेज हो जाएगा, कोई इसमें ऐसी दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कहा साहब ये वर्कशॉप इनको कोऑपरेट नहीं कर रहा है
और इनको ऐसा लगता है कि जैसे ये वर्कशॉप बीमा कंपनी और सर्वेयर से मिला हुआ है। तो ये इनका कहना था कि मैं दूसरी वर्कशॉप पे गाड़ी को ले जाना चाहती हूँ। मैंने कहा ये आपकी मर्ज़ी है, आप जहाँ चाहे वहाँ गाड़ी रिपेयर करा सकते हैं, आप डीलर वर्कशॉप पे करा सकते हैं, आपको अगर ठीक लगे तो आप बाहर भी जो लोकल मार्केट है वहाँ भी रिपेयर करा सकते हैं। ऐसा कोई इंश्योरेंस पॉलिसी में कंपल्शन नहीं है कि गाड़ी को डीलर वर्कशॉप पे ठीक कराना है। तो इन्होंने बताया कि इनकी बात हुई है एक दूसरी डीलर वर्कशॉप पे जो शायद इसको 75% से कम में रिपेयर कर देगा। तो मैंने कहा आप बिल्कुल अपनी गाड़ी को वहाँ ले जाइए और बीमा कंपनी को मेल पे, ईमेल से या जो भी इन राइटिंग इन्फॉर्म कीजिए और सर्वेयर साहब को भी कि मैं अपनी गाड़ी को इस वर्कशॉप से फला वर्कशॉप पे शिफ्ट कर रही हूँ और मेरा यहाँ से शिफ्ट करने का रीज़न ये है कि मैं इस वर्कशॉप की जो कार्यप्रणाली है उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। दूसरा, आप इनकी जो लेबर चार्जेस या जो एक्सपेंसेस है रिपेयर को लेके आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा एस्टिमेट दे रहे हैं, इस वजह से आप इस ग्राउंड पे अपनी गाड़ी को शिफ्ट कर रहे हैं। तो इसमें आपको बीमा कंपनी और सर्वेयर साहब को इन्फॉर्म करना है, उनसे कोई परमिशन नहीं लेनी है, क्योंकि ये आपकी इच्छा है कि आप जहाँ चाहे वहाँ गाड़ी को रिपेयर करा सकते हैं। और उसके बाद आप वहाँ गाड़ी को शिफ्ट करा के, और आप साथ ही मेल में ये भी लिखिए कि मैंने पता किया गाड़ी का खर्च 75% से कम है यहाँ पे। सर्वेयर साहब या बीमा कंपनी चेक कर सकती है गाड़ी को जब चाहे, और जब रिपेयर हो जाएगी तो बीमा कंपनी ऑब्लिक सर्वेयर साहब को मैं इन्फॉर्म कर दूँगी, बिल उपलब्ध करा दूँगी, तब मैं बीमा कंपनी मेरे क्लेम को पार्शियल लॉस बेसिस ऑब्लिक रिपेयर बेसिस पर सेटल कर दे। बीमा कंपनी की तरफ से या सर्वेयर साहब गाड़ी को इंस्पेक्ट करने के लिए आते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करें, आप वर्कशॉप से बोल के अपनी गाड़ी को रिपेयर करा लीजिए। और हाँ, ये जान लीजिए रिपेयर कराने से पहले कि 75% जो रिपेयर खर्च है, अगर आप समझना चाहेंगी तो वर्कशॉप आपको समझा देगा, थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रिपेयर भी हो सकती हैं और रिप्लेस भी हो सकती हैं। तो चूँकि आपको रिपेयर खर्च अंडर कंट्रोल रखना है तो आप उनको रिपेयर की तरफ जाइए और कोई सेफ्टी से समझौता मत कीजिए। और जब हमको पैसा गाड़ी में कम खर्च करना है, ये कोई अपराध नहीं है, एक आदमी या कोई भी व्यक्ति अपनी गाड़ी को इकोनॉमिक नज़रिए से रिपेयर करा सकता है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो आप अपनी गाड़ी को रिपेयर कराइए। जब ये गाड़ी आपकी स्कूटी 75% ऑफ IDV से कम रिपेयर खर्च में रिपेयर हो जाएगी तो ये फिर पार्शियल लॉस क्लेम ही होगा। तो बीमा कंपनी के पास कोई ग्राउंड ही नहीं होगी कि वो आपके क्लेम को मना कर सके और अंततः उसको पार्शियल लॉस बेसिस पे क्लेम सेटलमेंट करना होगा। और मैंने उनसे कहा, चूँकि आपने बताया आपके क्लेम में बीमा कंपनी ने एक IRDAI अप्रूव्ड सर्वेयर अपॉइंट किया है, तो अप्रूव्ड सर्वेयर की कुछ ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, इंश्योर्ड के प्रति भी जिम्मेदारी होती है। तो आप अगर उन्होंने कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस ऑब्लिक टोटल लॉस बेसिस क्लेम सेटलमेंट करने का बीमा कंपनी ने डिसीजन लिया है, तो ये डिसीजन सर्वे रिपोर्ट के बेसिस पे लिया होगा। तो आप अप्रूव्ड सर्वेयर और बीमा कंपनी दोनों से सर्वे रिपोर्ट की कॉपी की मांग कीजिए। आपको उसे देख के पता चलेगा कि सर्वेयर साहब ने क्या असेसमेंट किया है, उनका लॉस असेसमेंट क्या है, उनकी रिकमेंडेशन क्या है और साल्वेज डिस्पोजल के लिए उनकी क्या रिकमेंडेशन है। अगर सर्वेयर साहब या बीमा कंपनी कहीं भी आपको राइटिंग पे गाड़ी को इस आपकी साल्वेज को विद RC यानी एक व्हीकल की तरह बेचने के लिए फॉर्म 29-30 पे हस्ताक्षर करके बेचने के लिए कहते हैं, तो ये एक इलीगल प्रोसेस है। इसके लिए अगर जिसने भी कहा बीमा कंपनी या अप्रूव्ड सर्वेयर साहब ने, उसके विरुद्ध आप प्रॉपर कंप्लेन कर सकती हैं, इवन पुलिस में भी शिकायत कर सकती हैं। तो ये मैंने उनको सलाह दी। अब पता नहीं मुझे आगे इस केस में क्या हुआ या आगे, तो लेकिन वो कह रही थी कि वो गाड़ी उसको शिफ्ट कर रही है। तो इसी किस्म से आपका भी अगर कभी कोई केस स्कूटी, ये एक स्कूटी था, ये आपकी कार का हो सकता है, ट्रक का हो सकता है, टैक्सी का हो सकता है, तो आप इस तरीके से डील कर सकते हैं।
लेकिन आपको, अगर आप किसी गलत के विरुद्ध लड़ रहे हैं तो आपको दो चीज़ें हैं जो मेन पता होनी चाहिए। एक तो ये कि आपके साथ गलत क्या हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत से लोग मुझे शिकायत करते हैं, फ़ोन करते हैं, मेल करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि उनके साथ गलत हो क्या रहा है। और गलत दूसरी चीज़ है कि सही तरीका क्या है या सही क्या है, ये पता होना चाहिए। तो इसे जानने के लिए थोड़ा सा आप स्टडी कर लीजिए। आप पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट, एक ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी है कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में बाइंडिंग होती है जिसको दोनों पक्षों के लिए, तो उससे बाहर नहीं जा सकती बीमा कंपनी भी। तो अगर आप उसको जानेंगे, अगर आपको कुछ लग रहा है तो राइटिंग में बीमा कंपनी से डिमांड कीजिए, अपने राइट्स को जानिए और फिर शिकायत कीजिए, तो आप बड़े आसानी से अपना वाजिब क्लेम हक ले सकते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन समस्या है कि ज़बरदस्ती टोटल लॉस करने वाली, ज़बरदस्ती टोटल लॉस, मैं इसको फोर्स्ड कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस टोटल लॉस क्लेम बोलता हूँ। तो ये एक तरीके से दबाव डाल के बीमा कंपनी अपनी नेट लाइबिलिटी को क्लेम में नेट लाइबिलिटी को कम करने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपनाती है। और दुख इस बात का होता है कि एक इम्पार्शियल, एक अप्रूव्ड सर्वेयर जो कि संबंधित बीमा का विशेषज्ञ व्यक्ति होता है, जिसकी ज़रूरत ही इसलिए होती है कि बीमा कंपनी इंश्योर्ड के साथ कुछ गलत ना कर ले, इसलिए ये एक अप्रूव्ड सर्वेयर प्रोफेशन को रखा गया है इसमें जनरल इंश्योरेंस बिजनेस में। लेकिन वो अपनी इम्पार्शियलिटी छोड़ के बीमा कंपनी को फेवर करने लगता है। तो मैं यही कहूँगा कि अपने अधिकारों को जानिए, सही और गलत के बीच के अंतर को जानिए और फिर बीमा कंपनी से फाइट कीजिए, तो आपको आपका बीमा क्लेम हक ज़रूर मिलेगा। तो आज का वीडियो अब मैं विराम करता हूँ। नमस्कार, फिर मिलते हैं।